मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण में कथित जमीन घोटाले के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्पेशल कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को सिद्धरामैया के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। कर्नाटक के राज्यपाल ने पहले ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी गवर्नर के फैसले को सही ठहराया। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3.16 एकड़ जमीन के बदले सिद्धरामैया की पत्नी को 14 हाउसिंग साइट अलॉट किए थे। इसी जमीन के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। बात बाजार की। आज रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार ऊपर से फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 264 पॉइंट और निफ्टी 37 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताएं आज मार्केट की हाइलाइट्स। तो इंट्राडे में तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज 6 दिन की तेजी के बाद निफ्टी में एक ब्रेक लग गया है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में भी करीबन 1% की गिरावट आई है और आज बैंक निफ्टी 541 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 53,834 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। अब इस कमजोरी के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण आज बैंक निफ्टी के लिए बन के सामने आया है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का आज जो मूड है वो थोड़ा सा कमजोर साइड पे कर दिया है। अगर पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज बात करी जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आज हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ रियलिटी, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टरों में भी कहीं ना कहीं एक दबाव रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस, पीएससी और साथ ही साथ फार्मा शेयर की, तो यहां पे एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और मेटल इंडेक्स जो है और आईटी इंडेक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लगाड़ हमें देखने को मिला है। और कंचन, किन सेक्टर्स में तेजी रही और कहां मंदी दिखी? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। अगर गेनर साइड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है बीपीसीएल का। इसमें आज हमें तेजी देखने को मिली करीबन 7% की। सिप्ला में अराउंड 3.13%, सन फार्मास्यूटिकल में करीबन 3% और डिवीज लैब में भी आज एक तेजी देखने को मिली 2.5% के करीबन की। अगर हम लूजिंग पॉकेट में देखें तो पावर ग्रिड करीबन 3%, भारतीय एयरटेल 2%, एचडीएफसी बैंक करीबन 2% और आईसीआईसीआई बैंक में भी करीबन 2% की आज हमें कमजोरी देखने को मिली। मिड कैप 100 की अगर बात करी जाए तो एसजेवीएन, पॉलीकैप, ऑयल इंडिया और एचपीसीएल आज के टॉप गेनर रहे। और लूजिंग साइड की तरफ अगर नजर डालें आज तो हमें मैक्रोटेक डेवलपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पेटीएम और ग्लैंड फार्मा लूजिंग साइड में दिखे। लेकिन आज है वीकेंड और इसके साथ ही साथ आज एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, तो आप अपने वीकेंड का एक फायदा उठा सकते हैं और अपने टूरिज्म की और घूमने की शुरुआत कर सकते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 5 से 10% की तेजी संभव है, ये कहना है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटजिस्ट गौतम शाह का। साथ ही गौतम शाह ने यह भी कहा कि बाजार में तेजी का ट्रेंड कायम रहने की उम्मीद है। देखिए, हमारा फेवरेट अभी तो मेटल्स है। आई थिंक पिछले 4-5 महीनों से हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बीच में अच्छी मूव आई, उसके बाद ये इंडेक्स 2-2.5 महीना से कंसोलिडेशन में चला गया और उसके बाद जब 9600 के लेवल पे एनएससी मेटल्स इंडेक्स पे जब ब्रेकआउट आया तो मुझे लगा था कि यहाँ पर 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी आएगी, माने 10 से 15% की। और आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा है जिस तरह से मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं। एक फंडामेंटल एनालिस्ट बोलेंगे कि अरे चाइना का न्यूज़ फ्लो आया 2 दिन पहले, बट उसके हिसाब से ये मूवमेंट आ रहा है। बट चार्ट्स पे ये आई थिंक 2-3 हफ्ते से ये प्रिपरेशन में था और लग रहा है कि यहाँ से भी 5 से 10% की मूव मेटल्स इंडेक्स में आ सकती है। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, नैल्को जो हमारा फेवरेट हमेशा से रहा है, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, तो मेटल्स मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा ट्रेड है और यहाँ से भी स्ट्रेंथ रहेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ थीम हमें हमेशा से ही अच्छा लगता है और जिस तरह से एनबीएफसी सब निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट रहा है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे 55,500 तक चला जाएगा। तो आईटी, एफएमसीजी, बैंक्स, FMCG, pharma, chemicals and metals, these would be our top 5 picks right now. बाजार नए शिखर पर है। बाजार को कौन कर रहा है ड्राइव और आगे के लिए क्या है ट्रिगर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है। अतिथि देवो भव के भाव के साथ हम टूरिज्म सेक्टर में नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टूरिज्म की पिक्चर पर बात करते हैं कंचन से। कंचन, बताइए।
इकोनॉमी नहीं, जो टूरिज्म है काफ़ी चीज़ों को अच्छा कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेंटल हेल्थ, देश की इकोनॉमी और उसके साथ साथ बाजार के अंदर पैसा, ऐसे स्टॉक जहां पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें 2023 की, उस टाइम पे जो इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट थे उसका जो नंबर था वो था करीबन 2 करोड़ का, और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें तो वो है करीबन 173 सीआर के पास। अगर जीडीपी में हम टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है करीबन 2.78% का। अगर कमाई देखी जाए तो 2023 का जो डेटा है वो आ रहा है 231 अरब डॉलर का, और 2030 तक जो 34 तक जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 523 अरब डॉलर का। कि आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा इनफ्लो आने की उम्मीदें जताई जा रही है 2034 तक। अभी इसका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है एम्प्लॉयमेंट में, कि किस तरीके से ये लोगों को एक तरीके से रोजगार भी प्रदान कर रहा है। अगर अभी का डेटा देखें तो वो है करीबन 8 करोड़ का, और 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नंबर जो बढ़ के है वो हो जाएगा 14 करोड़ का। अब टूरिज्म इतना बूस्ट हो रहा है, इकोनॉमी को इतना कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से मिल रहा है, उसके पीछे के काफी सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि जो लोगों की इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग अपने जो पैसा है, अपनी सैलरी है, घूमने फिरने में भी खर्च कर रहे हैं। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसके अच्छे होने से इसको काफी अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है। मेडिकल वेलनेस है और बाकी के ऐसे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं जिसको और भी ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है, ताकि वहां पे टूरिज्म को और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। ऑनलाइन बुकिंग करना काफी ज्यादा आसान हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिससे ये काफी सारी चीजें हैं लोगों के लिए अब जो फीजिबल हो गई है। अब कुछ ऐसी जगह है जो लोगों को घूमना काफी ज्यादा पसंद है। कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी, अयोध्या की अगर हम रिसेंटली देखें तो कितना इनफ्लो अयोध्या के चलते आया है इंडिया के अंदर। लद्दाख और गोवा तो लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है ही। अब बात करते हैं बाजार की, यानी कि बाजार के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में हैं और जिनको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं मेक माई ट्रिप की। एक साल का अगर रिटर्न देखें तो इसने दिया है करीबन 134% का रिटर्न। एट द सेम टाइम इंडिको लार्जेस्ट मार्केट शेयर के साथ इसने एक साल में दिया है 106% का रिटर्न। इनेट होटल 70% का रिटर्न। साथ ही साथ थॉमस कुक की बात करी जाए तो इसमें 65%, EIH 65%, IRCTC ने 35% का रिटर्न, BLS इंटरनेशनल ने 50% का, और साथ ही साथ IRCTC का 35% का हमें रिटर्न देखने को मिला है। अब ये तो थी कुछ डेटा पॉइंट्स और काफी सारी चीजें जो टूरिज्म है हमारी इकोनॉमी में एक बूस्ट करता है। अब हमने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है अपने न्यूज रूम का, जहां पे हमने समझने की कोशिश की है कि जो हमारे न्यूज रूम में लोग हैं, जो हमारे एंकर्स हैं, वो इस साल कहां-कहां घूमे हैं और उनकी टू डू लिस्ट में कहां-कहां घूमना बाकी है। एक बार वो देखते हैं। तो आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे। घूमना सबको पसंद है, लेकिन इस साल कौन कहाँ घूमा, कौन सी डेस्टिनेशन उनकी टू डू लिस्ट में है, इसके ऊपर थोड़ी सी हमने सबसे बातचीत की है। आइए देखते हैं किसको कहाँ घूमना पसंद है और कौन कहाँ जाना चाहता है। लेट्स कम। इस साल कहाँ घूमे आप? इस साल मैं ज़्यादा नहीं, एक फुकेत गया था और एक मैं गया था कीनिया, मसी मारा अपनी फैमिली के साथ सफारी पर। और कौन-कौन से डेस्टिनेशन है जो आपको कवर करने हैं, मतलब आपकी लिस्ट में? अगले हफ्ते शायद मैं बाली जा रहा हूँ और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया मेरी लिस्ट में है, लेकिन अब तक कवर नहीं कर पाया हूँ। इस टाइम पे आपको क्या लगता है कौन सी डेस्टिनेशन है जो सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं? आई थिंक सफारी। आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन लोगों को थोड़ा क्रेज आया है। इस साल कहाँ घूमे आप? ज्यादातर तो ऑफिस से घर ही। मेरे को लगता है इस देश में, दुनिया में हर जगह घूमना चाहता हूँ, पर डिपेंड करेगा पॉकेट कहाँ तक परमिट करेगी। मुझे लगता है गोवा, आई एम अज्यूमिंग गोवा या अयोध्या में से कोई होगा। क्या अभी देखेंगे कि कितना आंसर सर का सही है, लेकिन सर इस बार छुट्टी पे जरूर जाइएगा। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से सब सुन रहे होंगे ऑफिस में ना। इस साल मैं गई अंडमान्स पहली दफ़ा, आई लव्ड इट। और फिर मैं गई मालदीव्स, जो मैं रेगुलरली जाती हूँ। कौन सी अब डेस्टिनेशन लिस्ट में है जो अब घूमना आपको बाकी है? अब मैं जाना चाहती हूँ मलेशिया में सिपादान। देखिए, मेरा वन ट्रैक है, जहाँ पे समुंदर अच्छा हो और बहुत सारी डाइविंग हो, वह मैं पहुँच जाऊँगी। यार इस साल मैं सिर्फ करजत गया हूँ, धर्मेंद्र जी कहीं ले ही नहीं गए। कहाँ गए धर्मेंद्र जी? घूमना चाहूँगा इस बार। आई थिंक कि चूँकि मैं बहुत दिन बाद घूमने चाहूँगा तो मैं यूरोप टूर पे जाना चाहूँगा। इंडिया में ग्लोब? इंडिया। अरे यार, गोवा, मुंबई, नो डाउट अबाउट इट। लोनावाला घूमे, महाराष्ट्र में गोवा घूमे, दिल्ली घूमे और गुजरात अक्सर जाया करते हैं क्योंकि हमारा होम टाउन है वहाँ।
लिस्ट में मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट पूरा बाकी है। मुझे लगता है बॉम्बे के काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बॉम्बे के बाहर जाते हैं। तो काफी सारे लोगों से हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कहाँ पे घूमे, कहाँ घूमना चाहते हैं, साथ में कौन सी टॉप डेस्टिनेशन है और कहाँ के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं। लेकिन अब मैं आपको इन सबका सही आंसर देती हूँ। लास्ट के 2 क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ कि कहाँ लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। अगर इस साल की पर्टिकुलरली हम बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप में बना हुआ है, गुजरात भी टॉप में बना हुआ है, साथ ही साथ महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कहाँ के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है गुजरातियों का। गुजरात के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं और दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र यानी कि मराठियों का। रिलायंस जियो ने बीपी के साथ मिलकर देश का 500वां ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही भारत में कुल 5000 जियो बीपी चार्जिंग पॉइंट हो गए हैं। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी और ब्रिटिश पेट्रोलियम के सीईओ मरे ऑकिनलॉस ने भी मौजूद थे। For the ribbon cutting ceremony as official inauguration of a new state-of-the-art EV charging facility in this remarkable cultural epicenter of Mumbai, NMACC. Please may I request our CEO, Mr. Harish Mehta, to guide our chief guests, Shri Anant Ambani and Mr. Murray Auchincloss, to unveil the logo celebrating this milestone for JioBP Pulse, the commissioning of 5,000th charging point and 500th charging station across India. Three years back, we started our journey to decarbonize the transport value chain in India. And 3 years later, here we are, India's leading fast and most reliable charge point operator with best UI UX, digital platform. I think a partnership with BP for transformative energy is a crucial point for India. We at Reliance and with my father's vision, we are focusing to create a change in India's energy sector by creating the biggest green energy sector in India. In India, with the transport industry, with cars and buses moving forward, I think we at Jio BP are forefronting this. We've got this fabulous 5,000th charge point and 500th location. That's really hard to say. But it's amazing the progress with which you're making. India is, by any regards, the fastest growing energy nation in the world, and we couldn't be luckier than to have a strong partner like Reliance to move forward with this. Now we move on to inauguration of our EV charging at this significant facility. और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियों का गठन कर दिया है। हर कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन उसे 4 प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है। इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण मामलों की कमेटी शामिल है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की कमेटी का सदस्य बनाया गया है। बीजेपी 11 कमेटियों की अध्यक्षता करेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कंगना रनौत इस कमेटी की सदस्य बनाई गई हैं। टीएमसी और डीएमके को 2-2 कमेटियों की अध्यक्षता दी गई है, जबकि जेडीयू, टीडीपी, एसपी, शिवसेना और एनसीपी को 1-1 कमेटी की अध्यक्षता दी गई है। हर डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सभी कमेटियों का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा नहीं होता। फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने श्रमिकों को तोहफा दिया है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले श्रमिकों से लेकर साफ सफाई, लोडिंग, अनलोडिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की कमाई बढ़ाने का फैसला लिया है। श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी दर को 1035 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ा दिया है।
अगर दरों की बात करें तो अनस्किल्ड कैटेगरी में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन, हाफ स्किल्ड वर्कर्स के 868 रुपये प्रतिदिन और स्किल्ड वर्कर्स के लिए 954 रुपये प्रतिदिन और एडवांस स्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन दर 1035 रुपये प्रतिदिन होगी। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। दिवाली या छठ पर घर जाने के लिए अब ट्रेन में वेटिंग की टेंशन नहीं करनी होगी। रेलवे मंत्रालय इस फेस्टिव सीजन में 200 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है। 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इनमें एसी स्पेशल ट्रेनों का किराया 15 से 20% ज़्यादा होगा। दिल्ली, पुणे, मुंबई से बिहार, यूपी के लिए ज़्यादातर ट्रेनें चलेंगी। दिल्ली से दरभंगा, बरौनी, पटना और प्रयागराज रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा पुणे, लखनऊ और मुंबई रूट्स पर भी ट्रेनें चलेंगी। सरकार ने नागरिकों के आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा दिखाने वाली 3 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये वेबसाइट्स स्टार हेल्थ का लीक डेटा अपनी वेबसाइट पर दिखा रही थी। आधार अथॉरिटी भी डेटा दिखाने पर वेबसाइट पर एफआईआर दर्ज कर दी है। हाल ही में स्टार हेल्थ का 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का निजी डेटा लीक हुआ है। स्टार हेल्थ ने भी इस पर कार्रवाई करते हुए हैकर, टेलीग्राम और इसमें शामिल दूसरे लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। जानकारों का मानना है कि इस डेटा लीक को रोक पाना संभव नहीं है। इसे आसानी से दूसरी वेबसाइट पर डाला जा सकता है और VPN का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं हम हमेशा हमसे 10 कदम आगे रहते हैं, तो कोई ना कोई बहाने से आपको फ़ोन करेंगे कि आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है और आपको सारी डिटेल्स देंगे और आपकी सारी डिटेल्स मैच करेंगे और आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ ये इसी कंपनी से बात कर रहे हैं, इसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हैं और ऐसे में जाके आप अपना कुछ प्रीमियम भर देंगे वगैरह। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टार हेल्थ जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जाके हर विक्टिम को, उसके जो हर कस्टमर है जिसका उसका डेटा बाहर आया है, उनको इन्फॉर्म करे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने की भारत की दावेदारी को फ्रांस ने सपोर्ट दिया है। यूएन जनरल असेंबली में इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना चाहिए। यूएनएससी में भारत की दावेदारी के लिए वैश्विक स्तर पर लगातार सपोर्ट बढ़ रहा है। हाल में क्वाड देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साझा बयान में भी इसकी चर्चा थी। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इसकी पैरवी की थी। अभी यूएनएससी में अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूके 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। यूएन के सदस्य देश 50 से बढ़कर 193 हो चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा हमले जैसे वैश्विक मुद्दों पर यूएन का प्रभावी दखल नहीं रहा है। इसको लेकर यूएनएससी का दायरा बढ़ाने और कुछ दूसरे रिफॉर्म्स के लिए दबाव बढ़ रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध जारी रखने का ऐलान किया है। अमेरिका और यूरोपियन अधिकारियों के अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को इससे झटका लग सकता है। यूएन जनरल असेंबली में नेतन्याहू ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक हमले जारी रखेंगे जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं होते और इजरायल के उत्तरी इलाकों में लोग सुरक्षित अपने घरों में वापसी नहीं करते। वहीं लेबनान के प्रतिनिधि ने यूएन में युद्ध की आशंका जताते हुए सीज फायर की अपील की है। इस बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह के ड्रोन प्रमुख मोहम्मद हुसैन सुरूर को मार गिराने का दावा किया है। इजरायल के हमलों में एक सप्ताह में लेबनान में 700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से कम 10,000 लोग विस्थापित भी हुए हैं। अभी तक ना इजरायल के हमले रुक रहे हैं और ना हिजबुल्लाह मिसाइलों की का दागना बंद कर रहा है। कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय छात्रों की बढ़ती मुश्किलें और कई दूसरे देशों के लिए मौका बन रही हैं। अगले एकेडमिक सेशन से पहले फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड जैसे देश भारतीय छात्रों को लुभाने के लिए रोड शो कर रहे हैं। छात्रों की पसंद भी बदल रही है। एक वक्त तक भारतीय छात्रों का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा कनाडा, अब एक डिफिकल्ट चॉइस बन गया है। कनाडा ने छात्रों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग की ज़रूरत को दोगुना किया। फिर स्टडी परमिट में इस साल 35% और अगले साल 10% कटौती का ऐलान किया। इसी तरह यूके ने वीज़ा शर्तें कड़ी की।
छात्रों के काम करने के अवसरों में कटौती की। ऑस्ट्रेलिया ने स्टडी परमिट कम किए, वीजा फीस बढ़ाई और छात्रों के काम करने के घंटे कम किए। नतीजा, यूके जाने वाले छात्रों की संख्या में 23% कमी आई है और ऑस्ट्रेलिया के लिए नए एप्लीकेशन 40% तक कम हुए हैं। कनाडा के लिए भारतीय छात्रों के एप्लीकेशन भी करीब 40% कम हुए हैं। अब छात्र दूसरे देशों का रुख करने लगे हैं। कनाडा ने बेसिकली काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि आने वाले टाइम पे लाइक नेक्स्ट 3 इयर्स तक दे आर रिड्यूसिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स बाय 1.75 lakhs। इवन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स अनाउंस किए हैं फॉर स्पाउस वर्क परमिट ऑल्सो, जो कि नेक्स्ट 3 इयर्स में अपडेट हो जाएंगे सारे। अराउंड 50,000 उन्होंने रिड्यूस करने की बात करी है फॉर स्पाउस वर्क परमिट्स। वहीं फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड जैसे देश भारतीय छात्रों को बुला रहे हैं। जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को रोजगार दिलाने के लिए फिट और प्रॉफी प्लस जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। नतीजा, पिछले साल 15% ज्यादा भारतीय छात्र जर्मनी गए। फ्रांस पीजी और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 5 साल का शेंगेन वीजा दे रहा है। आयरलैंड भी भारतीय छात्रों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। दुबई, सिंगापुर, दुबई में काफी इंडियन ने थोड़ा रुख किया है अपना, राइट। और इमर्जिंग मार्केट में हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें तो पूरे दुनिया से ट्रैफिक आता है, वी नॉट ओनली डू इंडियन, वी डू इंटरनेशनल, बट इंडियन की अगर मैं आपको ट्रेंड्स बताऊं तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, माल्टा, आयरलैंड, यहाँ काफी लोगों ने अप्लाई करके यहाँ की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू किया है। आयरलैंड 5 शहरों में रोड शो कर रहा है तो फ्रांस चूज फ्रांस टूर 2024, जहां 50 से ज्यादा फ्रेंच इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि भारतीय छात्रों से बातचीत करेंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।